का हमारा लेक्चर नंबर होगा 8। चैप्टर नंबर हम लोग 10 कर रहे हैं, जिसका मेजर 95% पोर्शन आज खत्म हो जाएगा और ये हमारी एमएफए की क्लास है। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और कल हम लोगों ने जेड टेस्ट को करना शुरू किया था। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस हैं वो दो तरह के हैं, एक तो जेड टेस्ट है और दूसरा टी टेस्ट है। अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूं तो जेड टेस्ट और टी टेस्ट में मेजर फर्क क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के बहन भाई हैं। द मेन डिफरेंस जो इन दोनों में फॉल करता है वो ये है पॉपुलेशन का डेटा, पॉपुलेशंस डेटा और उसके बाद सैंपल्स डेटा। अगर तो पॉपुलेशन का डेटा दिया गया हो और उसकी निशानी क्या होगी कि पॉपुलेशन का डेटा है, उसमें जो डेटा सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30 होगा, हमेशा बात याद रखिएगा। और उसमें पॉपुलेशन का मीन दिया गया होगा, मीन भी गिवन होगा। और अगर मैं सैंपल उसकी बात करूं सैंपल के डेटा की, तो कैसे पता चलेगा ये सैंपल का डेटा पॉपुलेशन का डेटा नहीं है? तो सैंपल साइज 30 से कम होगा और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल ये गिवन होगा। इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है वो पॉपुलेशन होता है। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। उसके बाद जो जरूरी बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, अगर जेड टेस्ट अप्लाई होता है तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन मीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। और अगर टी टेस्ट अप्लाई होता है तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर सैंपल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब उसके बाद एक और चीज आप लोगों ने माइंड में याद रखनी है, वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट की निशानी क्या है? जो H1 होगा, जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, वो हमेशा या तो ग्रेटर देन का साइन पोजेस करेगा या स्मॉलर देन का साइन पोजेस करेगा। ये जरूर आपने याद रखना है। अगर वन टेल टेस्ट में हमें कैसे पता चलेगा वन टेल टेस्ट है? जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है या तो वो ग्रेटर देन या स्मॉलर देन के क्लेम को मीट कर रहा होगा। अगर तो ये वाला इवेंट होता है तो वन टेल टेस्ट है। और अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू वाली पोजीशन में होता है, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना है, तो तब हम टू टेल टेस्ट लगाएंगे। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, बस इतनी सी ही कहानी याद रखनी है। फिर उसके बाद जो याद रखने वाली बात है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के गलती के चांसेस। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका मतलब ही है गलती होने के चांसेस। अगर टू टेल टेस्ट हो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 2 पे डिवाइड किया जाता है। अगर टू टेल टेस्ट होगा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 2 पे डिवाइड किया जाएगा। और ये कब होगा? ये जेड टेस्ट में होगा, हमेशा बात याद रखिएगा। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, टू टेल टेस्ट है, तो जेड टेस्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 2 पे डिवाइड किया जाएगा। और अगर टी टेस्ट है तो टी टेस्ट उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम और फिर अल्फा। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर टी टेस्ट लगेगा तब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये सिंपल टेबल को देखने का मेथड और कुछ नहीं है। अगर आप टी टेस्ट लगा रहे हैं, जो कि आज मैं भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने टी टेस्ट का पर्टिकुलरली करता हूं, टी टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू को अल्फा में देखेंगे। और फिर इसमें भी आपने टू टेल और वन टेल टेस्ट का हिसाब रखना है। अगर टी टेस्ट है और उसमें टू टेल टेस्ट है तो आप अल्फा को 2 पे डिवाइड करोगे।
एक चीज ये नोट कर लें। नंबर 2, अगर टी टेस्ट है और वन टेल टेस्ट है तो उसमें हम इसको 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम एज इट इज रहेगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कैसे करते हैं? n-1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का मेथड है। ये है हमारा सारे का सारा हाइपोथेसिस, जो आप लोगों ने नोट कर लेना है और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बल्कि आप पीछे करके देखेंगे तब भी समझ आ जाएगी। पॉपुलेशन का अगर डेटा गिवन होगा तो हम लोग किसको अप्लाई करेंगे? जेड टेस्ट को। और अगर पॉपुलेशन का डेटा गिवन है, हमने जेड टेस्ट को अप्लाई करना है। फिर उसके बाद हमने क्या देखना है? वन टेल है या टू टेल है। अगर टू टेल है तो अल्फा को 2 पे डिवाइड करेंगे, वन टेल है तो अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, कहानी खत्म। अगर सैंपल का डेटा दिया गया तो हमने टी टेस्ट अप्लाई करना है, और टी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो तब भी हम देखेंगे टू टेल है या वन टेल है। उसके साथ साथ हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी देखना होगा। बस टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है और इसका कोई काम नहीं है। इतनी सी कहानी आपने याद रखनी है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं आपको करना सिखाता हूं, इजी पीजीली ऐसे हो जाएगा। तो आप अपनी बुक पे अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने आ गया। ये सेल्फ टेस्ट का मैं यहां पे रेफरेंस दे देता हूं, आप इधर बेशक इधर ही रखिए, बोर्ड पे रखिए, उसको स्क्रीन पे रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये बुक का, और ये सेल्फ टेस्ट है, ये आई कैप की बुक है। लें जी, a number of business executives in the bank, कुछ बिजनेस एग्जेक्टिव्स हैं वो बैंक में जॉब करते हैं, उन्होंने कुछ क्लेम कर दिया। क्या क्लेम किया? ऑन एवरेज, क्लेम दैट ऑन एवरेज अ बीई बिजनेस एग्जीक्यूटिव इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मोर देन 5 प्रेजेंटेशन इन अ वीक। कि भाई साहब मोर देन का वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? क्लेम ये है कि जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, क्लेम ये है कि ऑन एवरेज उनसे एक हफ्ते में 5 से जायद प्रेजेंटेशंस को प्रिपेयर करवाया जाता है। टू टेस्ट दिस स्टेटमेंट अ पर्टिकुलर टास्क अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स टू रिपोर्ट द नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन दे प्रिपेयर्ड बाय देम इन अ वीक। तो इस क्लेम को फिल करने के लिए कि क्या वाकई बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को 5 से ज्यादा प्रेजेंटेशन बनानी होती हैं एक हफ्ते में, इस टास्क को, इस क्लेम को पूरा करने के लिए 10 बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को यह टास्क दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। द रिजल्ट आर शोन बिलो, और रिजल्ट्स इनके नीचे आए। अच्छा देखिए, यहाँ पे सैंपल साइज एग्जैक्टली 10 है, 30 से कम है। और नंबर 2, यहाँ पे कोई मीन मीडियन मॉड भी नहीं दिया गया, मॉड एविंग कह दिया, मीडियन एविंग कह दिया, मीन भी नहीं दिया गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन का तो बात ही नहीं है। Can the particular conclude at the 5% level of significance that the claim is true? तो अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखें तो क्या हमारा क्लेम ट्रू हो सकता है? पता नहीं भाई, कोई पता नहीं है। Assume that the number of presentation is normally distributed and has a standard deviation 1.5. लें जी, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, मीन शीन कोई नहीं दिया, और उसने कहा ये अज्यूम कर लो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नीचे वाला डाटा, और इस क्लेम को पूरा करो। अब क्वेश्चन आपकी तरफ से मुझे ये आ सकता है, सर आपने कहा था जब भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड आएगा तो हम बेल कर्व वाला अप्लाई करेंगे। बिल्कुल मैंने सही कहा था, अभी भी मैं इसी पॉइंट के ऊपर हूँ। सर यहाँ पे भी तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड आ गया। मेरे बच्चे वहाँ पे एक चीज़ होगी, वहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं होगा। जिसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं होगा, वो किसका क्वेश्चन होगा? वो हाइपोथेसिस का क्वेश्चन होगा। आपने इतनी सी बात को अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, कहानी खत्म। तो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अगर मैं इसका डेटा, इस क्वेश्चन का डेटा यहाँ पे नोट करूँ सबसे पहले जो मुझे मिला, तो हमने कहा था क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन होगा वो ऑलवेज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लेम लिख रहा हूं। इसका क्लेम क्या है? अच्छा ये रफ वर्क कर रहा हूं, अभी मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। क्लेम क्या है उसका? पेपर में आप ऐसे कर सकते हैं। क्लेम उसका ये है कि जो प्रेजेंटेशंस हैं वो 5 से जायद है एक वीक में। ठीक हो गया भाई।
हर बंदा एक वीक में, जो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो 5 से जायद प्रेजेंटेशन बनाता है। चलें जी, ये क्लेम मैंने मान लिया, ये हमारा क्लेम है। नंबर 2, हमारे पास मीन होना चाहिए, जो कि नहीं है। हमारे पास सैंपल साइज 10 है और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको अल्फा से डिनोट करेंगे, वो 5% है बस। और उसके बाद हमारे पास रेंडम डेटा दे दिया, क्या, यहां पे जरा लेके आइएगा कैमरे को, ये रेंडम डेटा दे दिया गया, ये वाला रेंडम डेटा, और इस डेटा से हमने सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। पेपर में बैठ के क्या करना है, अगर डेटा इस तरह रेंडम आ जाए तो आपने इसको अपने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लेना है। और वो क्या है, प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस, यहाँ से मैं आंसर स्टार्ट करूँगा, यहाँ से मैं आंसर स्टार्ट करूँगा। प्रेजेंटेशंस पर पर्सन, और इसको मैं एक्स से डिनोट करूँगा, क्योंकि रेंडम वेरिएबल एक्स है ना हमारा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक्स से डिनोट करूँगा इसको, क्योंकि रेंडम वेरिएबल है। और यहाँ पे जो हमारे पास फिगर्स हैं, 7, 11, 9, 4, 2, 7, 8, 5, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सम ऑफ एक्स में कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि यहीं से मैं मीन निकाल लूंगा। तो सम ऑफ एक्स 7 + 11 + 9 + 4 + 2 + 7 + 8 + 5 + 3 + 4, लें भाई सब 60 आ गया। तो जो सम ऑफ एक्स है वो हमारे पास 60 आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं मीन कैलकुलेट करूं, तो क्या आएगा, सम ऑफ एक्स ओवर एन 60 डिवाइडेड बाय 10। तो मीन मेरे पास 6 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास इंग्रेडिएंट पूरे हुए। और यहाँ पे जो डेटा दिया गया वो सैंपल का डेटा दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, टी टेस्ट। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपने हाइपोथेसिस को क्रिएट करना है। और वो कैसे करेंगे हाइपोथेसिस को क्रिएट आपको याद होगा मैंने कहा था कि हमें क्वेश्चंस के अंदर से ही वो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू टाइप कोई चीज़ ना कुछ ना दे देगा। तो यहाँ पे उसका क्लेम क्या है, ज़रा इधर लेके आइएगा। यहाँ पे उसका क्लेम है, अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मोर देन 5 प्रेजेंटेशन इन अ वीक। तो इसका मतलब मोर देन 5 प्रेजेंटेशन है, यही उसका क्लेम है कि एक हफ्ते में वो हर एग्जीक्यूटिव 5 से ज़ायद प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो हमने स्टार्ट किससे करना है, हमेशा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस से। ये बात याद रखिएगा, हमेशा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस से स्टार्ट करेंगे। म्यू शुड बी ग्रेटर देन 5, ये हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। तो इसी के अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। अगर आपको याद हो तो मैंने हमेशा कल वाले लेक्चर में आपको बताया, हमेशा तो नहीं, कल वाले लेक्चर में, कि ये इक्वल साइन नहीं रखता, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इक्वल साइन नहीं रखता। जो नल हाइपोथेसिस है वो ऑलवेज इक्वल साइन पोजेस करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू और इक्वल टू। यहां से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरे पास क्या है, क्योंकि मुझे पता चल गया ये टी टेस्ट है, यहाँ पे सैंपल साइज 30 से छोटा है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का दिया गया, किसी और का नहीं दिया गया, पॉपुलेशन का नहीं है। तो मैं यहाँ पे टी टेस्ट लगाऊंगा, तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा होगा वो मेरे पास क्या होगा, 5%। लेकिन क्योंकि टी टेस्ट है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ अल्फा आएगा, विच इज़ 5%। और यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा टेस्ट है, 1 टेल है या 2 टेल है, क्योंकि इक्वल साइन यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 टेल है। ये देखिएगा, ये तो ये 1 टेल टेस्ट होगा। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे, n-1 अल्फा। तो अब कैसे आएगा ये, t 10 - 1 9 हो गया, अल्फा 0.05। ये हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बन गई। और अगर ये 2 टेल होता तो मैं 5 को 2 पे डिवाइड कर देता, कहानी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, ऐसे ही आपने हेडिंग्स देनी है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की हेडिंग दी,
फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और हम टी टेस्ट लगाने जा रहे हैं एक्स बार माइनस म्यू अपॉन बीटा, ओ सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ एन। अच्छा मुझे ये भूल गया था लिखना, ठीक है जी। तो एक्स बार हमारे पास है विच इज दैट वन 6 माइनस म्यू हमारे पास है इक्वल्स टू 5, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 और 10 का स्क्वायर रूट। सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला 1 आ गया डिवाइडेड बाय 6 माइनस स्क्वायर रूट 10, तो वो आया 3.6, 1.5 डिवाइडेड बाय आंसर इक्वल्स टू 0.47, 0.47, 1 डिवाइडेड बाय 0.47, सो ये हमारे पास आ गया 2.11। तो गौर से देखिएगा, जो हमारे पास टी टेस्ट का आंसर आया, जो हमारे पास टी टेस्ट का आंसर आया वो भाई साहब आ गया टी कैलकुलेटेड, जो हमारे पास टी कैलकुलेटेड आया वो 2.11 आ गया। अब हमने टी की टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी इज टेबल वैल्यू, और वो क्या बन रही है टी 9 0.05। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखाता हूँ, पेपर में आपको गिवन भी होगी। पेपर में आपको ना जैसे ये क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको फील हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पे ब्रैकेट में वो टी की वैल्यू दे दी जाएगी। अगर टी टेस्ट अप्लाई होगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी, अगर जेड टेस्ट अप्लाई होगा तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। वालेकुम सलाम बेटा। तो इंटरनेट हमारे पास है, आपने घर पे क्या करना है, हम उसकी तरफ जाएंगे। ले जी, यहाँ पे आप बिल्कुल ये जो सर्च बार है यहाँ पे लिखेंगे टी टेस्ट टेबल, ये आ गया टेबल। यहाँ से आप कोई भी टेबल सेलेक्ट कर लें, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ज़्यादा ना कलरफुल ब्राइट चीज़ों को सेलेक्ट कर लेता होता हूँ अपने लिए, और मैंने इसको रखा हुआ है काफ़ी देर से। इवन के जो मेरे लास्ट क्लास में भी लेक्चर्स थे वो भी यहीं से मैंने करवाए थे। अब देखिएगा ज़रा, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। जो टी टेस्ट का टेबल है, इसके बॉटम में क्या है, इसके बॉटम में डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, इसके बॉटम में डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, और बॉटम कह रहा हूँ, इसके अपर कॉर्नर पे, अपर पता नहीं क्या, हेडर पे, सॉरी हेडर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, सॉरी अल्फा दिए गए हैं, ठीक है। इसके हेडर पे अल्फा है, और ये जो कॉलम है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम है। यहाँ पे क्लियरली डी एफ लिखा हुआ है, डी एफ स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इस जगह पे देखूँ तो यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू दी गई है। हमारी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, अगर मैं टेबल वैल्यू को देखूँ, हमारा यहाँ पे, यार देखिए ये क्लियर नजर आ रहा है कैमरा में, ठीक है ठीक है। 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम यहाँ पे 9 में जाएंगे, यहाँ पे हम 9 में जाएंगे, 1 टेल और 2 टेल के 9 में जाएंगे, ये 9 में चले गए। अब हमारा ये कौन सा टेस्ट है, ये 1 टेल का टेस्ट है, 0.05 की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे कोई 0.05 की वैल्यू है 1 टेल में, 0.05 भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये है 0.05 1 टेल में। और ये तो ऐसे करेंगे हम, ये जी मेरे लिए भी प्रॉब्लम ही है, 1.833 833 जी बिल्कुल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, 1.833 1.833, ये भाई साहब आ गया। दोबारा देखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल एक कॉलम में होगा, जो कि अपर एक्सट्रीम राइट साइड, लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम राइट साइड पे कॉलम है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। और उसके बाद अगर मैं इधर देखूँ, इस साइड पे देखूँ, तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे मेरे पास जो रो बनी हुई है, वो पूरी की पूरी रो किसके बारे में है, वो अल्फा के बारे में है, और हमने 0.05 को देखना है। तो ये 0.05 मेरे सामने है, और ये देखिए ये 9 के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होगा, और रो नंबर 0.05 यहाँ पे, सॉरी कॉलम 0.05 का होगा, और यहाँ से रो 9 की होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बन रही है 1.833, कहानी खत्म, ये मैंने कर लिया। अब अगर देखा जाए तो कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश की थी, जो आपके नोट्स में भी अवेलेबल है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो चीज़ क्या थी, वो ये थी, अगर z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z टेबल वैल्यू हो तो हम h नॉट को रिजेक्ट करेंगे।
इसी तरह अगर टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन हो टी टेबल के, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। इसका मतलब अगर देखिए यहाँ पे देखिए, तो जो टी कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर देन है टी टेबल वैल्यू के। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी आर गोइंग टू रिजेक्ट एच नॉट। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इन्फ्रेंस क्योंकि काफी नीचे हो गया, मैं यहां पे इसका इन्फ्रेंस लिखने लगा हूं। यार ये डल हो गया, इसको ब्लू से लिख देते हैं, ठीक है। इन्फ्रेंस इसका क्या है, दो टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी टेबल वैल्यू, we do not accept H नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, वाकई ही में 5 से जायद प्रेजेंटेशन बनाई जा रही हैं, क्लेम दुरुस्त हुआ। अगर हम H नॉट को रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वाकई में ये क्लेम ठीक है। वी डू नॉट एक्सेप्ट H नॉट एज वी रीच और वी रीच्ड, इट्स अप टू यू, दोनों कर सकते हो। इस नतीजे पे पहुंचे, एज वी रीच्ड एवरी एग्जीक्यूटिव या बैंक एग्जीक्यूटिव हैज टू क्रिएट मोर देन 5 presentations a week। लें जी, कहानी खत्म। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप था क्योंकि इसमें डेटा एक तो विदाउट क्लास बाउंड्रीज के था, यानी कि रैंडम डेटा था और अनग्रुप डेटा था, और ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन चलो उसने एहसान किया, दे दिया। इसी क्वेश्चन में सपोज करते हैं अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना होता तो फिर क्या करते, फिर हमें इसी डेटा के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ना था। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डेटा का, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला होता है। फिर इसका स्क्वायर लेना पड़ना था और फिर ये सारा काम करना पड़ना था, और फिर यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आना था, और फिर वो यहाँ पे पुट करते, एक्स बार जो है वो यहाँ पे पुट करते और कहानी चल पड़ती। इस तरह हमें ये क्वेश्चन करना पड़ना था। ये दरमियान वाले एसी ऑन कर देंगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कल एक क्वेश्चन हमने जेड टेस्ट से किया था और आज एक क्वेश्चन हमने टी टेस्ट से कर लिया। स्टैंडर्ड एरर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत फिलहाल, टाइप 1 एरर 2 एरर पढ़ने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। हम वापस अपने नोट्स पे आए। मैंने आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिस रखी है इसकी। कल मैं इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज़ भी शेयर करूँगा हमसे, और कल हम इसके पास पेपर के एमसीक्यूज़ भी करेंगे इंशाल्लाह। कल हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको याद है मैंने अभी आपको लीनियर रिग्रेशन में से एक चीज़ करवानी है, और वो लीनियर रिग्रेशन में से मैंने क्या करवाना है आप लोगों को, हाइपोथेसिस वाला, जिसमें एंड से कुछ पोर्शन रह गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी बुक से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए पीछे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे सी रहता है हमारा, ये करेंगे इंशाल्लाह कल। अच्छा, 5 का आंसर देखते हैं। 5 का आंसर है यस, पी इक्वल्स टू 0.0174। ये तो हमारा गलत हो गया। ओ माय गॉड, एक्चुअली में 4 और 5 गलत क्वेश्चन है, चिल मारना है आपने। 4 और 5 जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हैं, तो आपने इसके उसमें नहीं जाना। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको करवाया ये बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। ओके, कूल डाउन। तो इस वजह से चिल मारें, ऐसी कोई टेंशन ना लें। तो आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा था, आपने इसको भी इग्नोर करना है। जब ये नीचे जैसे आते हैं ना टेबल दिए हुए हैं, वो भाई टेबल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, परेशान हो जाएंगे इन टेबल्स को देख के, पेमेंट रिसीव और डिफरेंस इन डेट, ठीक है। ये जब फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी ना, जब ये बुक आई थी, तो मेरी भी चीखें निकल गई थी कि ये क्या करना है, इसको करना क्या है। तो इसको कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको वो सारी चीज़ें देसी वलैती करके मैंने आपको सारी चीज़ें वैसे ही करवा दी हैं इंटरनेट की मदद से। और पेपर में आपको ये टेबल इस तरह नहीं देंगे, वो पेपर में आपको वैल्यूज़ देंगे प्रॉपर, जो आपको मैंने देखनी सिखा दी हैं। ये बस बुक को भरने के लिए उन्होंने किया है, मुझे खुद नहीं पता उन्होंने किस लिए किया ये। तो खैर, आपने इनको भी इग्नोर करना है, और ऐसा मत समझिएगा कि मैंने अपने तरफ से इसको इग्नोर करवा दिया। भाई टेस्टेबल है,
ठीक है, तीसरी दफ़ा पढ़ा रहा हूँ यार, कुछ तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा ना, तो इस वजह से आपने इन टेबल्स को, जो ये आपकी बुक पे होंगे, ये नज़र आ रहे हैं, इनको आपने फुल इग्नोर करना है। मैंने काफ़ी टीचर से भी इसको डिस्कस किया था, इवन कि जिस बंदे ने ये बुक बनाई थी, ये वाला चैप्टर स्पेशली जिसने डिज़ाइन किया था, उनकी कांटेक्ट करके बात की थी। तो खैर अब जो भी बात हुई थी उसको छोड़ देते हैं। तो क्लियर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट इंशाल्लाह कल करेंगे। अब आते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। अच्छा, कैसी मज़े की बात है, हर अटेम्प्ट में वो हाइपोथेसिस दे रहा है, 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में उसने हाइपोथेसिस दिया और बुक में सिर्फ एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। कैसा जालिम इंसान है। तो चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ, हमें क्या लगे बुक से। तो 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक दफ़ा बस आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा अगर MCQs बनना हुआ तो। अब हम जंप मारेंगे। क्रिटिकल रीजन को आपने इग्नोर करना है। मैंने आपको क्रिटिकल रीजन बेल शेप में जाने से करवाया ही नहीं है, मैंने आपको सिंपल रखा हुआ है और वो वाले मेथड से रखा हुआ है। अगर आप ये क्रिटिकल रीजन वाले मेथड में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। आपको ये समझ नहीं आनी है कि डेटा क्रिटिकल रीजन से बाहर जाए तो एक्सेप्टेबल है, अंदर आ जाए एक्सेप्टेबल है। अगर क्रिटिकल रीजन में डेटा फॉल कर गया तो रिजेक्ट है, और क्रिटिकल रीजन के अंदर अंदर फॉल कर गया, होता क्या है बेल शेप का मैं समझा देता हूँ आपको। अगर जो आपने कैलकुलेट किया आंसर वो इन रीजन्स में आ गया, 1.96 से बड़ा हो गया, तो हम रिजेक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर 1.96 के इस रीजन में आ गया, जो वाइट वाला रीजन है, तो तब एक्सेप्ट करते हैं। आप इस काम में जाइए ही ना, आपको मैंने सिखा दिया अगर z कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन z टेबल वैल्यू है तो भाई रिजेक्ट है, और अगर स्मॉलर देन है तो एक्सेप्ट है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला यार, इसमें से क्या बात है। तो 1 टेल टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया, आपने सिर्फ इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। लें जी, क्वेश्चन एक करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। स्टार कैपिटल, ये हमारा क्वेश्चन है जी, इसको करने लगे हम लोग। स्टार कैपिटल इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर्स क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स अमंग अदर सर्विसेज। स्टार कैपिटल एक बैंक टाइप कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, वो अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी देती है, यानी कि जो इसके कस्टमर हैं वो लोन ले सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक हो सकता है, कोई हेज फंड हो सकता है, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकता है, ये सूद के ऊपर लोन देते हैं। SC is looking to waive off annual fee of credit facility if a customer has a balance above a certain limit। तो भाई साहब इन्होंने ये सोचा, अगर हमारे कस्टमर का एनुअल बैलेंस 70,000 से जायद होता है, अबव अ सर्टन लिमिट, अच्छा 70,000 मेरा ये पहले ही पढ़ गया हूँ, अबव अ सर्टन लिमिट, एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा होता है, तो कौन सा हाइपोथेसिस नज़र आ रहा है। अगर गौर से देखो तो ये वो अबव वाला ग्रेटर देन वाला नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं नज़र आ रहा, ग्रेटर देन वाला हो सकता है आगे चल के बन जाए। तो हम उनको, अगर सर्टन बैलेंस से ज़ायद अमाउंट हुई तो हम उनको क्या देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर जो फ़ी चार्ज करते हैं फ्री कर देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे उनसे। अरसलान हेड ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट, अरसलान साहब HOD हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट के, determined the waiving of annual fee could be justified only if customer maintain an average monthly balance more than ₹70,000 in a year। तो भाई अरसलान साहब क्रेडिट डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं, लेकिन अगर एक कस्टमर माहाना एवरेज बैलेंस 70,000 से जायद रखता है, मोर देन, नॉट इक्वल टू, मोर देन, अगर 70,000 से जायद रखता है तो हम उसको वेव ऑफ कर देंगे। इसका मतलब क्लेम क्या हुआ, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का क्लेम ये है कि हम हर उस बंदे को जिसके पास 70,000 का एवरेज बैलेंस है उसको क्रेडिट फैसिलिटी वेव ऑफ, 70,000 से जायद का क्रेडिट बैलेंस है, नॉट 70,000, 71,000, 72,000, 73,000, इवन दो 70,000 ₹1, तो तब भी हम उसको क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर जो फ़ी चार्ज करते हैं वेव ऑफ कर लेंगे। कहानी ख़त्म। A random sample of 900 customers balance is obtained। वाओ, सैम्पल साइज 900 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सैम्पल साइज 900 से 330 से ऊपर चला गया तो Z टेस्ट होगा। द मंथली मीन ऑफ सैम्पल डाटा इज 71,000। तो जो हमारे पास 900 कस्टमर का हमने बैलेंस निकाला वो हमारे पास क्या आया, 71,000 आया। दैट्स कूल। It is also known that data is normally distributed with a standard deviation 30,000।
तो डेटा हमारे पास जो हमें मिल गया वो स्टैंडर्ड एविएशन के हिसाब से 30,000 उसका स्टैंडर्ड एविएशन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अरसलान इज़ लुकिंग टू अप्लाई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टू डिटरमिन वेदर टू वेव ऑफ द एनुअल फी और नॉट. तो अरसलान ने कहा, आपको, मुझे कहा कि भाई तुम इसके ऊपर क्या अप्लाई करो, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करो और मुझे बताओ कि हम जस्टिफाइबल हैं, क्या फ़ी रखें या उड़ा दें. तो करते हैं इसको. रिक्वायरमेंट क्या है? ए पार्ट की रिक्वायरमेंट है डिटरमिन एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेस्ट विल बी अप्लाइड इन दिस केस. तो भाई सब सीधा सीधा जेड टेस्ट लग रहा है, 2 नंबर का ही है. जेड टेस्ट लग रहा है क्यों? क्योंकि उसका सैम्पल साइज ग्रेटर देन 30 है और स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है. इस वजह से हम जेड टेस्ट लगाएंगे और वॉइस वर्सा भी लिख देंगे आप दूसरी लाइन में कि अगर ये ना गिवन होते तो फिर हम टी टेस्ट लगाते, और टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, जेड टेस्ट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है. कहानी ख़त्म हो गई. अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. 2 नंबर आ गए आपके मेरे. ठीक है, ये फर्स्ट अटैम्प्ट के पास पेपर में आया था. जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुई थी उसमें ये टेस्ट किया गया था. कैसी मज़े की बात है ना. 2 नंबर इजी पीजी आ गए. उसके बाद अगला पॉइंट, ये जो है ये 6 नंबर का था. What conclusion can Arslan draw from the given data? Use 10% level of significance. Wow! तो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना है. मैंने कहा था ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लेकिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वर्ड भी यूज़ करेगा. अगर नहीं किया तो आपने 5% ले लेना है. कहानी ख़त्म. और क्रिटिकल वैल्यू टेबल वैल्यूज ने ऑटोमेटिकली दे दी विच इज़ 1.28. नहीं जी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इंतहाई आसान है. मेरा ख्याल है अब तक आपके दिमाग में सॉल्व हो भी गया होगा. अगर नहीं हुआ तो कर लेते हैं. इस साइड पे करते हैं. भाई 8 नंबर का ये क्वेश्चन आया था. 2 नंबर की डेफिनेशन वाला और 6 नंबर का उसने ये न्यूमेरिकल दिया और 4 नंबर के इसके वो दे दिए, एमसीक्यूज दे दिए. 12 मार्क इसने पूछे थे पहली अटेम्प्ट में. लेकिन जी एससी कैपिटल है. हम पहले रफ वर्क में डेटा को बाहर निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर ये पास पेपर का है. मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ. पास पेपर है और ये मार्च 2022 की अटेम्प्ट है. अगर मैं इसको और नहीं, अब मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कि उसका कहाँ है. मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को ना पास पेपर ही दिखा दूं. मैं ढूंढना पड़ेगा, रहने देते हैं. तो एससी कैपिटल है. सबसे पहले इसका डेटा लिखें आप लोग. एससी कैपिटल है तो इसमें क्लेम क्या है? क्लेम क्या बन रहा है? क्लेम ये बन रहा है कि भाई साहब हम क्या क्लेम करने जा रहे हैं, जिनका एवरेज बैलेंस 70,000 से जायद है, 70,000 से जायद है, उसको हम क्या देंगे? ये जायद हो गया ना, इनके ग्रेटर देन है ना 70,000 से, उसको हम क्रेडिट फैसिलिटी 100% वेव ऑफ कर देंगे, जो क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर फी लगती है. चलो एक क्लेम बन गया. इस क्लेम को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 70,000. लें जी, एक्स बार क्या है? 71,000. सैंपल साइज क्या है? 900. और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको मीटा कहेंगे वो क्या है? 31,000. टेंट है. फिर कहानी खत्म. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मार्कर चेंज कर दूं. अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ. सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? मैं हाइपोथेसिस क्रिएट करूंगा और H1 क्रिएट करूंगा. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में म्यू अबव है 70,000 के. ये हमारा क्लेम है. अगर 70,000 से जायद बैलेंस हो तो उसको हम वेव ऑफ करेंगे. और हमारे पास H नॉट क्या आया? म्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 70,000. अगर ये ग्रेटर देन है तो इसको ऑपोजिट स्मॉलर देन होगा और वो इक्वल टू के साइन के साथ होगा. इसका मतलब यहां से पता लग गया ये अबव है ना, तो वन टिल टेस्ट हो गया. कहानी खत्म. आगे नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. और इसमें भी हमें क्लियरली पता चल गया कि ये वन टेल टेस्ट है और जेड टेस्ट है. तो इस वजह से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिंपल अल्फा होगा और वो 0.10 होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ 10% ले लेना. फिर उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे. एक्स बार माइनस म्यू अपॉन मीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन. एक्स बार हमारे पास 71,000 है, म्यू हमारे पास 70,000 है, स्टैंडर्ड एविएशन 31,000 और सैंपल साइज हमारे पास 900 है.
तो z की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई 0.97। मैं ज़रा रीचेक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये आ गई। और अब z की टेबल वैल्यू क्या दी हुई है, तो ये देखिएगा ज़रा इस क्वेश्चन में, इधर लेके आइएगा, ये देखिएगा 1.28 1.28। तो इसका मतलब z की टेबल वैल्यू है 1.28। और मैंने आपको क्या बताया, अगर z की कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉलर देन हो z की टेबल वैल्यू के, तो हम क्या करेंगे, वी डू एक्सेप्ट H0। ये लिखवाया हुआ था, मैं आपको नोट्स पे वापस ले चलता हूँ, नोट्स ही खुले हुए हैं, बस आप 2-3 दफ़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा। बंद हो जाना, ये देखिए, अगर z की कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉलर देन हो z की टेबल वैल्यू के, z की कैलकुलेटेड वैल्यू 0.97 है विच इज स्मॉलर देन 1.28। तो हम क्या करेंगे, वी एक्सेप्टेड H0, वी डू एक्सेप्ट H0। ठीक है, तो H0 क्या आ रहा है हमारे पास, वी डू एक्सेप्ट H0। इट मीन्स we have no sufficient evidence to accept the claim of Mr. बंदे का नाम क्या था, मुझे बंदे का नाम भूल गया, अरसलान। Okay. We have no sufficient evidence to accept the claim of Mr. Arslan as many customers, ये नजर आ रहा है कैमरे में, चलिए okay. Many customers possess balances below 70K, 70,000 लेवल में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब कई कस्टमर्स हैं जिनका 70,000 और उससे कम का बैलेंस है, तो फिर हम किस किस को देंगे। अगर एक कस्टमर है उसका 10 रुपए का एवरेज बैलेंस है, तो क्या उसको भी क्रेडिट फैसिलिटी वेव ऑफ कर दें। और अगर एक कस्टमर है उसका 20 रुपए है या 20,000 है या 69,500 बैलेंस है, तो क्या उसको भी क्रेडिट फैसिलिटी वेव ऑफ कर दें। तो हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये जो हमने हाइपोथेसिस अप्लाई किया है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कई लोग हैं जिनका 70,000 से नीचे का बैलेंस है, तो हम उनको वेव ऑफ नहीं कर सकते, ये हमारे अगेंस्ट जाएगा। और ये जो SC बैंक है ये बैंकरप्ट भी हो सकता है इस चीज़ के ऊपर। बैंकरप्ट से मुराद ये कि उसका जो मेन बिजनेस है वही आपको प्रॉफिट देना बंद हो गया। इतना सा काम करना था। अगर मैं आपको समझाऊं नहीं तो 5 मिनट यहाँ पे लगते हैं और 1 मिनट ऊपर वाली करने में लगता है, डेफिनेशन लिखने में लगता है इस ए में। ए को करने में 1 मिनट लगेगा और इसको करने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। चलो 10 मिनट लगा लो, 10 और 1 11 मिनट में आपने 8 नंबर MFA के ले लिए, है ना, इजी पीजी काम। और सिंपल है हमारे सामने, जो मैंने आपको क्वेश्चन जिस तरह समझाया उसी तरह उसने दे दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं जी, अभी हमारे पास टाइम है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसको रिमूव करके यहां पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कल भी हमारा प्रैक्टिस सेशन ही होगा, कोई नया टॉपिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, अ डिटर्जेंट प्रोड्यूसर, इधर लेके आइएगा,
A detergent producer claims that the mean weight of a particular box of detergent is 3.25 pounds. एक डिटर्जेंट प्रोड्यूसर है, वो क्लेम करता है भाई मेरे हर जो डब्बा है ना उसका एवरेज वेट कर लो तो 3.25 पाउंड का होगा, यानी कि 1.5 किलो का होगा तकरीबन. अ रैंडम सैंपल ऑफ 64 बॉक्सेस टेकन. हम लोगों ने 64 बॉक्सेस उठाए, उसके वेयर हाउस में जाके अ सैंपल एवरेज ऑफ डिटर्जेंट बॉक्सेस 3.238. तो उसका जो एवरेज किया हम लोगों ने तो वो 3.28 के हिसाब से आया. राइट, चलिए ये मैं वैसे ही पढ़ देता हूँ, ये आपके पोर्टल पे अवेलेबल है तो आप अपने सामने रख लीजिएगा. 3.238 पाउंड विथ स्टैंडर्ड एविएशन 0.117. तो स्टैंडर्ड एविएशन उसका 0.117 पाउंड था और यहाँ पे 3.238 पाउंड था. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% यूज करना है. क्लेम क्या है? क्लेम क्या है? Is there evidence that the average weight of boxes are different from 3.25? Claim greater than smaller than का नहीं है, different का है. तो जब different है तो difference का मतलब होता है not equal to. कहानी खत्म. Clearly mention होगा smaller than, above, greater, exceeds, तो हम smaller than, greater than का साइन लगाएंगे. Clearly होगा. Decrease, below, smaller than, तो हम smaller than का साइन लगाएंगे. इनके अलावा जो भी वर्ड लिखा होगा, नॉट डिफ्रेंशिएटेड, नॉट क्या कहते हैं उसको, बाइफरकेटेबल, नॉट सेपरेबल, तो फिर हम कौन सा लगाएंगे? नॉट इक्वल का साइन. तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा क्या बना? H1 म्यू नॉट इक्वल टू, चूंकि ये चल नहीं रहा है तो जरा डेटा दूर है मेरे से तो मैं जरा बार बार आऊंगा. 3.25 नॉट इक्वल टू 3.25, ये हमारा क्लेम है. और इसके ऑल्टरनेट नल हाइपोथेसिस क्या होगा? म्यू इक्वल्स टू 3.25. आपको जैसे ही पता चला यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आ गया तो भाई साहब ये आ गया, नॉट इक्वल का साइन आ गया तो भाई साहब टू टेल टेस्ट आ गया. टू टेल टेस्ट, चलें जी, कमाल हो गया. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे निकलेगा? हमारे पास अल्फा कितना है? 1%. और हमें पता है ये टू टेल टेस्ट है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? नहीं भाई साहब, ये 0.01 आ गया है. हाँ 0.01 आ गया, ये आ गया 0.01. ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो गई. यार मैं सही कर रहा हूँ क्या? 1 डिवाइडेड बाई 100, 0.01 डिवाइडेड बाई 2. आपके पास कैलकुलेटर है? जरा कीजिएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2. क्या आंसर आ रहा है? इसको जरा वो कीजिएगा, इसको फ्रैक्शन में लेके आइएगा. नहीं आ रहा यार, मेरे से भी ये मिसमैनेज हो गया. यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.05, फिर इसको करेंगे तो ये ऐसे नहीं आना चाहिए ना, ये आना चाहिए 0.5 आना चाहिए, ये आना चाहिए. यही आना चाहिए, यही आएगा. खैर आप भी मेरे साथ कीजिएगा, इंशाल्लाह यही आएगा, मुझे पक्का यकीन है कि यही आएगा. 1 को डिवाइड करें 2 पे तो 0.5 आता है, 0.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 0.005 आना चाहिए. लीजिए ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया. उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर. तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है? हमारा जेड टेस्ट लग रहा है. क्यों? क्योंकि भाई सैंपल साइज 30 से बड़ा है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. तो जेड टेस्ट अप्लाई करने लगे हैं. एक्स बार माइनस म्यू अपॉन मीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन. एक्स बार हमारे पास क्या है? 3 ये देखिएगा, ये है, इधर लिखिएगा, 3.238 हमारे पास मीन है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास वो 0.117 है. तो कर लेते हैं इसको. 3.238 माइनस म्यू हमारे पास 3.25 है डिवाइडेड बाय 0.117 अपॉन
64। 3.238 माइनस 3.25, नेगेटिव में वैल्यू आएगी, आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। 64.117 डिवाइडेड बाई आंसर विच इज इक्वल योर 0.01 डिवाइडेड। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद 0.68 आ गया। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, 0.68 आ गया। z की वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, तो इस वजह से हम इसको माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, विच इज़ 68। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ये माइनस या पॉजिटिव होगा वो सिर्फ क्रिटिकल रीजन के लिए होगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के लिए, दैट्स इट। तो z कैलकुलेटेड हमारे पास ये आ गई। अब z की टेबल वैल्यू देखते हैं। z की टेबल वैल्यू कैसे देखेंगे? हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 0.005। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने किस में जाना है? आपने हमारे टेबल में जाना है, जो हमने टेबल बनाया हुआ है। ये z का टेबल आ गया और हमारे पास 2 टेल टेस्ट है और हमारे पास 1 अबिच। क्या बात है, लेवल कर दिया मैंने भी, मैंने इसमें वो दी नहीं है वैल्यू। तो खैर फिर हमें टेबल में भागना पड़ेगा, और टेबल में कैसे भागेंगे वो आपको भी पता है और मुझको भी पता है। अभी हम z का टेबल ओपन करेंगे यहाँ पे। और हमें चाहिए हाइपोथेसिस वाला। वही चाय बाद में पी लेंगे, चलिए इसको ज़रा अपलोड होने दें। इमेजेस में चले जाइएगा। अभी ओपन क्यों नहीं हो रहा है? चलना यार, ये आ गया। खैर चलें, मैं नोट्स पे जाता हूँ। आपको इसने काम ख़राब कर देना, मैं नोट्स पे जाता हूँ। तो इधर देखिएगा, मैं आपको यहीं से वैल्यू निकाल देता हूँ। z की वैल्यू हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 है और हमारे पास 2 टेल टेस्ट है, तो ये 2.58 आएगा। z का z टेस्ट है, 2 टेल है और 2.58 आएगा, क्योंकि जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 है तो उसका 2 टेल में 2.58 आएगा। मैं आपको निकालना सिखाना चाह रहा था और मैं खुद भी भूल गया था कि मैंने ये कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, z की जो टेबल वैल्यू है 0.05 के हिसाब से या 2 टेल के हिसाब से वो 2.58 आ रही है। तो अगेन वही बात आई कि हमारे पास जो z कैलकुलेटेड है, यहाँ पे जो z कैलकुलेटेड है दैट इज स्मॉलर देन z कैलकुलेटेड स्मॉलर देन z टेबल वैल्यू। तो इसके क्लेम को क्या करना है? अगर z कैलकुलेटेड स्मॉलर देन हो z टेबल वैल्यू के, सो वी डू एक्सेप्ट h नॉट। तो हम एक्सेप्ट करेंगे h नॉट को, उसका क्लेम ठीक है। वी डू एक्सेप्ट h नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? क्लेम ठीक का मतलब क्या है कि वाकई में जो उसका डिटर्जेंट है उसका एवरेज जो साइज़ है, जो एवरेज वेट है वो 3.25 पाउंड है। बस इतना ही आपने याद रखना है। आज के इस सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आप लोगों ने इसके और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। जैसा कि पास पेपर मैंने आपको एक करवा दिया, बाकी के वाले पास पेपर कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने सॉल्व करना है 3, और उसके बाद इसके आंसर्स मैंने नीचे दिए हुए हैं खुद सॉल्व करके। 4 आप लोगों ने सॉल्व करना है, और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं बाद में करवाऊँगा, ये वाला कल इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।